वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आपका जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो हम कवर अप करवा रहे हैं। गाइज, इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने यूएन के बारे में पढ़ा एंड द एजेंसी जो यूएन के अंडर काम कर रही हैं, जैसे ILO, WHO है ना, और भी बहुत सारी जितनी एजेंसीज हमने डिस्कस करी अपने लास्ट वीडियो में। साथ ही साथ गाइज हमने देखा कि एग्जाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जामर का एक अप्रोच रहती है आप लोगों तक क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी है या अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो एमसीक्यूज को आंसर करना इज नॉट अ बिग डील, है ना। तो अब हम लोग जो हैं वो आपका फर्दर जो पोर्शन आपका रहता है इस जो आपका सिलेबस में ये जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो इंटरनेशनल है या रीजनल है, ठीक है ना, तो इसी को लेकर अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट आपका जो आज का पोर्शन है वो कवर अप करेंगे। जो भी आपका इसमें रहता है सिलेबस में वो आज की वीडियो में गाइस कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस हमने जो पढ़ना है, हम लोगों ने नियर अबाउट जो है 10 से 15 जो है आप तक जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके बारे में हमने पढ़ा। अब आज की वीडियो में हमने पढ़ना है अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स। अब आपको पता है कि आपकी वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह भी बने हुए हैं, जैसे G20, G8, G7 है ना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें कि आप देखते ही हो कि पेपर में चाहे JKSSB है, JKPSC है या UPSC के लिए आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जिसमें GS का पोर्शन रहता है या ये टॉपिक आपके सिलेबस में रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो गाइस चलिए आज हम लोग जो हैं वो स्टार्ट करेंगे आपके अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कॉमनवेल्थ की। ठीक है, द कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी इसको कहा जाता है। गाइस क्या कहा जाता है? द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है गाइस। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी इसको कहा जाता है। अब ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है क्या चीज? ठीक है, किस लिए बना था ये? तो गाइज अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम लोग जो है ओरिजिनली इसका नाम जो है उसको हम कहते हैं द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। मतलब ये एक ऐसी आप कह सकते हो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए गाइज, आपको एक चीज और मैं यहां पर बता दूं कि हमारे पास एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना वो तमाम वर्ल्ड पर वर्क कर रही होगी, जबकि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है वो वर्क कर रही होगी। जैसे हमारा सार्क आता है, हमारा ब्रिक्स आता है, और भी दैट। तो ये चीजें जो होती है ना ये पर्टिकुलर किसी एक एरिया में पाई जाती हैं, जबकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो आपका रहता है वो तमाम वर्ल्ड के ऊपर जो है वो रहता है। तो बेसिकली जो कॉमनवेल्थ है इट इज ये क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, ये क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे यहां पर कह रहा है ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है ये। इट इज एन एसोसिएशन। ये क्या है? बेसिकली एक एसोसिएशन है ऑफ सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम। सुप्रीम मतलब जो अपने फैसले फ्री हैं, जो किसी के अंडर नहीं, जो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उनको हम लोग सुप्रीम कहते हैं। जो सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं विच फॉर्मली, जो पहले क्या थे, मेड अप ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। पहले जो ब्रिटिश एम्पायर होता था जिसको आप लोग ब्रिटेन के नाम से जानते थे, ठीक है ना, ब्रिटेन टूटकर जो है फिर यूके वगैरह जो है उसमें डिवाइड हुआ था। तो बेसिकली इसमें क्या है? इसमें वो स्टेट्स हैं जो कभी पहले जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रही थी। उन्हीं स्टेट्स ने खुद को जोड़कर जो है वो क्या बना दिया है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है वो बना दिया है गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या है? नियर अबाउट इसमें कितने 53 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है गाइस? आपके लंदन में है। साथ ही साथ गाइस अगर हम इसके हेड को देखेंगे, इसको हेड कौन करता है, तो जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है इज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, इसकी हेड है। और जो कॉमनवेल्थ है गाइस वो साल में हर 2 साल में एक बार जो है उनकी मीटिंग होती है। गाइस अगर आपको अब जो है फर्क पता करना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो उसके पीछे की अगर मैं लॉजिक आपको बताऊं तो वो ये है कि देखिए आजकल आप देखते हो कि
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ की अगर बात की जाए तो आजकल बहुत सारे क्रिटिक्स जो है क्रिटिसिज्म उसके खिलाफ हो रहे हैं दैट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, आप कैसे 5 बंदों को जो है वो पावर दे सकते हो और कैसे बाकियों को आप नॉन परमानेंट मेंबर रख सकते हो, एंड और भी ज़्यादा जो है उसके जो है खिलाफ जो है वो उसको क्रिटिसाइज जो है वो किया जा रहा है। इसी के चलते क्या हो गया है, अब लोग जो है वो काफ़ी अनअवेयर हो गए हैं। अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर होने की वजह से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या हो रहा है 5-5, 10-10 कंट्रीज खुद को जोड़कर एक ग्रुप बना रही हैं। जो ग्रुप क्या कर रहा है, अपने उन 10 कंट्रीज की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, चाहे वहां की सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वहां का टेक्नोलॉजी है, चाहे वहां की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ही लोगों ने क्या है, रीजनल ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यूएन की अगर मैं बात करूं, यूएन जो है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है और इस पूरे दुनिया को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग नहीं रख सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ ही लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता है। तो फिर जिन लोगों को फायदा नहीं होता वो लोग समझते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोगों के लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। और जिस तरीके से यूएसए का रोल आज के टाइम में बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से यूएस जो है वो एक आजकल की जो वर्ल्ड है इसको हम लोग यूएस हेजेमोनाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं। यूएस आज सबसे ज्यादा पावरफुल है, यूनिपोलर वर्ल्ड है हमारा, जिसमें सुप्रीम पावर जो है वो यूएसए है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यूएसए जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे रिसोर्सेज को, है ना। और भी ज्यादा इसमें अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपके सामने जो है वो आ जाती हैं। तो दिस इज द बिग रीजन के लोगों को यूएसए की बढ़ती हुई पावर्स को जो है वो जो है डर है कि कहीं ये हमें जो है एक्सप्लॉइट ना करे। जैसे आजकल के जो हमारे नए स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की है जिसको हम कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म एक फिलॉसफी अभी के टाइम पे चल रही है। कॉलोनियलिज्म पहले होता था, कॉलोनियलिज्म में क्या होता था, जो बिग एम्पायर होते थे, जो बड़े जैसे ब्रिटिश एम्पायर था, फ्रेंच एम्पायर था, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, बाकी छोटे छोटे एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे। आजकल के टाइम पर क्या है, नियो कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट जो है वो चल रहा है, जिसमें कि जो सुपर पावर्स हैं वो आपको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो इसी एक्सप्लॉइट से बचने के लिए अब लोगों ने, जिस तरीके से कंट्रीज आज अवेयर हो गई हैं, डेमोक्रेसी ने लोगों को जो है वो बहुत आगे जो है पहुंचा दिया है, तो लोगों ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो जो ग्रुप्स आप देखते हो ना पर्टिकुलर एक एरिया में बन रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें इंडिया की, तो इंडिया ने सार्क जैसा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फॉर्म किया हुआ है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्टिकुलरली आपको सिर्फ एशिया या जो हमारा साउथ एशिया है इसी में आपको मिलेगा। सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या है वो, क्यों बनी थी, है ना। तो उसमें देखिए अब लोग जो सार्क में जो कंट्रीज हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो जो सार्क में कंट्रीज हैं 5-7 जितनी भी कंट्रीज हैं, वो 7 कंट्रीज अपने बारे में देख रही हैं, हमें कैसे एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, गुड रिलेशंस कैसे बनाने हैं, जो है हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, हम जो हमें दूसरी कंट्री को चाहिए हम उनको दे रहे हैं, उनसे हमें जो चाहिए हम ले रहे हैं। तो एक्सचेंज हो रही है। एक्सचेंज किसका हो रहा है, आइडिया एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सचेंज हो रही है ना, उन्हीं 7 कंट्रीज के बीच में। तो उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जो है वो पर्टिकुलरली जिस तरीके से यूएन अब डेवलपमेंट करता था उसको टाइम लगता करने में, लेकिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने से क्या हो गया है, डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा तक हद जो है वो बढ़ रहा है। तो इसी के चलते जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है गाइस, ठीक है। तो चलिए कॉमनवेल्थ आपको समझ आ गई। कॉमनवेल्थ में सिर्फ आपने याद रखना है कि ये है क्या बेसिकली, तो बेसिकली वो कंट्री जो पहले कभी आपका हिस्सा रही थी, किसका, ब्रिटिश एम्पायर का कभी हिस्सा रही है, इनफॉर्मली पहले कभी रही थी, उन कंट्रीज ने खुद को जोड़कर एक एसोसिएशन फॉर्म की है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है अपना कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ में टोटल 53 स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। और इसका हेड कौन होता है, जो ब्रिटिश क्वीन है एलिजाबेथ सेकंड, वो इसकी जो है वो हेड है। और इनकी मीटिंग की बात की जाए तो ये साल में 2 बार जो है वो मीटिंग, एवरी 2 ईयर्स में इनकी एक मीटिंग जो है वो होती है। तो ये कहां पर आ गया, पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे आ गया। उसी तरीके से गाइस एक और लीग आपकी आती है, एक और एसोसिएशन है, एक और ग्रुप है जिसका नाम है अरब लीग। तो अरब से ही हमें पता चलेगा दैट ये जो
ऑर्गेनाइजेशन होगी ये किसी पर्टिकुलर अरब कंट्रीज में ही होगी। तो इसके अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 22 मार्च 1945 को। 22 ऑफ मार्च 1945 में अरब लीग को फॉर्म किया गया था। और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए अब गाइज अब इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे ना, सबके ऑब्जेक्टिव जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो सिमिलर एक जैसे ही होंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो अरब लीग हम बनाएंगे, मान लीजिए कि पहले ऐसे ऐसे कंट्रीज थी, ठीक है, ये अलग अलग अपने अंदर जो है इन सिस्टम चल रहा था इनका, ठीक है, ये अपने तरीके से। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खुद को जोड़कर क्या बना दिया, एक एसोसिएशन बना दिया जिसमें ये इंडिपेंडेंट भी हैं, फ्री भी हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ रहकर यूनिटी में रह रहे हैं। किसमें, काइंड ऑफ यूनिटी है इनकी। अब यूनिटी किस तरह से शो करेंगे ये लोग, ऐसे नहीं कि हम लोग इनके खिलाफ जो लड़ाई होगी उसमें, ऐसा नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि हम लोग यूनिटी में, या हम लोग प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन को। हम लोग सब मिलकर आपस में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उसको हम टैकल करेंगे, इकोनॉमी हमने कैसे एक दूसरे की बढ़ानी है उसमें हम बात करेंगे। सोसाइटी में अगर हमें किस तरीके से अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करना है, जो भी आपके सोशल इश्यूज हैं उनको कैसे इरिडिकेट करना है, साथ ही साथ कैसी नई चीजें लानी है ना, सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑपरेशन, मतलब एकजुट होकर हम लोग जो हैं वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने अरब लीग को फॉर्म किया था। अरब लीग के अगर मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें नियर अबाउट 22 मेंबर हैं गाइस। कितने, आपके 22 मेंबर जो हैं जुड़कर जो है वो अरब लीग को फॉर्म किया हुआ है। और इसी के हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो सियारो जो है, ठीक है, सियारो में जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसी के बाद गाइस आपका एक और आता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपैक जिसको कहा जाता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पेपर में पूछा भी गया है। एपैक में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से ही देखिएगा। जैसे एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो एपैक को बनाया गया था नवंबर 1989 में इसको बनाया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ, मतलब इन कंट्रीज ने, जितने भी इसमें 21 मेंबर थे, इन कंट्रीज ने क्या कहा कि हम प्रमोट करेंगे किस चीज को, ट्रेड, आपस में जो ट्रेड हमारा होता है उसको हम प्रमोट करेंगे, कैसे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन द पैसिफिक बेसिन, और जो पैसिफिक में जो हम लोग जो बेसिन है हमारा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। और इसमें नियर अबाउट 21 जो हैं वो मेंबर्स हैं इसके। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, सिंगापुर। पेपर में इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया था और इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया कि एपैक कब बना है, या कभी कभी जो है आपको ऐसे दिया होता है कि व्हाट डज, ऐसे पूछा जाता है, व्हाट डज एपैक स्टैंड्स, क्या स्टैंड करता है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए इसका कि ये क्या स्टैंड करता है। इट स्टैंड्स फॉर एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेपर में ऐसे भी दिया जाता है। साथ साथ इसके आपको जो है एस्टेब्लिशमेंट कब ये बना और इसके अंदर इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है। प्रमोशन की अगर आप सिंपल देखोगे ना, तो अगर सबका जो है वो एक जैसा ही काइंड ऑफ आपका देखोगे कि सब लोगों ने अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया होगा तो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही उसको जो है वो फॉर्म किया गया होगा इसका गाइस, ठीक है। आई होप गाइस कि ये चीज आपकी जो है वो क्लियर हो गई हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट आता है आपका एशियान। एशियान काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एशियान के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो गाइस बात की जाए अगर आपके एशियान की, तो एशियान को फॉर्म किया गया है 8 अगस्त 1967 को गाइस, ठीक है। इसके पहले तो आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो है इसकी फुल फॉर्म है गाइस, ठीक है। और इसको हम लोग एशियान के नाम से जानते हैं। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 8 अगस्त 1967 को इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, मकसद, किस मकसद को लेकर इसको बनाया गया है, तो सबसे पहले रीजनल, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक पार्ट का
क्या करना है उसे पार्ट में, उस पार्ट का जो है मान लीजिए ये हमारी अर्थ है ना, और एशियान इधर पर बना हुआ है, इधर पे जितनी कंट्रीज हैं उसने अपने अंडर पे इन कंट्रीज में खुद को जोड़कर क्या काम किया हुआ है, एशियान को जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये एशियान कंट्रीज हैं, कितनी है, एशियन जो है ये कंट्रीज है। ठीक है, अब ये कंट्रीज क्या काम कर रही है, इन्होंने इस ग्रुप को क्यों बनाया, इस ग्रुप को बनाने के पीछे का इन्होंने क्या कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन में काम करेंगे। हम लोग एक दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए और एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है वो कोऑपरेशन में मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो काम करेंगे अमंग द नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन इसमें ये कंट्रीज आपने एक चीज याद रखनी है जो इसमें इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता है कि इन कंट्रीज ने इन चीजों को लेकर अपनी इकोनॉमिक, अपनी सोशल और अपनी कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाया है। साथ ही साथ ये वो कौन सी कंट्रीज हैं जो नॉन कम्युनिस्ट हैं गाइस, ठीक है, ये याद रखना है आपने, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की ये नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जिन्होंने आपके एशियान को फॉर्म किया हुआ है। इसके मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ये चीजें जो हैं याद रखनी, इसमें 10 नंबर हैं इनके, मतलब 10 कंट्रीज हैं ये जिन्होंने एशियान को बनाया हुआ है। ऑप्शन जो आपके कंट्रीज है वो है ब्रुई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये कंट्री जो है वो आपके किसका पार्ट है, एशियान का। गाइज ये कंट्रीज आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियान, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए गाइज मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से लर्न करना है, किस तरीके से आपको एग्जामर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डेट आपको याद हो गई, साथ ही साथ अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव याद नहीं भी रखते हो गाइज तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट मत रखिए, क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ही बनाया गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, इस पे आपने मेंबर्स याद रखे कि इसमें ये 10 मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, ये वाले मेंबर आपके किसका पार्ट है, आपके एशियान का पार्ट है। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जकार्ता में। तो ये दो जो पॉइंट है गाइस, इसके मेंबर्स और इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से जो है वो याद रखिएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, चलो जब हम लोगों ने आपको टेस्ट देने हैं, आप लोग जो टेस्ट हमारे ऐप पर जाकर दे रहे हो उसमें ये सारी चीजें जो है वो आपको पूछी जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छी जो है इससे हो जाएगी। उसके बाद गाइस बात की जाए आपकी एक और कॉमनवेल्थ की, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS, न्यूज में भी होता है। ठीक है, और बहुत बार पेपर में आपने इसको सुना भी होगा। तो व्हाट डज CIS स्टैंड्स फॉर, CIS स्टैंड्स फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स गाइस। इसको बनाया गया है दिसंबर 8, 1991 में। ठीक है, कब बनाया गया है, दिसंबर 8, 1991 में इसको बनाया गया है। और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए फिर से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने कहा कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे इंटर कॉमनवेल्थ के बीच में रिलेशन एंड टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द ऑर्डरली डिसोल्यूशन ऑफ द USSR। कि डिसोल्यूशन जो हुआ USSR का, जो मैंने आपको बताया भी था कि 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इन कंट्री, जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो बेसलेस हो गई, जो पहले तो एक सुपर पावर, जब USSR एक सुपर पावर था, उससे अलग होने के बाद वो कंट्रीज को ऐसा लग रहा था कि अब हम क्या करें, तो बेसिकली उन्हीं कंट्रीज ने इसको जोड़कर जो है वो खुद को क्या बना दिया, CIS के अंडर जो है वो ले आया है। इसमें अगर मेंबर की बात की जाए तो इसमें 9 इन नंबर्स हैं। ठीक है, CIS में टोटल 9 मेंबर्स हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो किरोवा जो है बेलारूस में उसका जो है वो हेडक्वार्टर्स है। ठीक है गाइस, अगर आपको प्लेस के बारे में पूछा तो किरोवा, और अगर आपको कंट्री के मतलब एरिया पूछा जाएगा सीधा तो बेलारूस, ज्यादातर बेलारूस ही आपका जो है मेंशन होता है गाइस। ठीक है, तो बेलारूस में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका, CIS का। कहां पर हेडक्वार्टर है, बेलारूस में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए गाइस आपके ग्रुप 7 की, या G7 भी इसको कहा जाता है। ग्रुप 7 या G7 की बात की जाए तो इसको बनाया गया है सितंबर 22, 1985 में जो है इसको फॉर्म किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, टू प्रमोट कॉपरेशन, अगेन वही आ रहा है कि कॉपरेशन में काम करेंगे अमंग द मेजर मेंबर ऑफ नॉन कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पावर्स, वो कंट्रीज जो नॉन कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, उनके बीच में जो है इन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर जो है वो बात क्या करेंगे, कॉपरेशन में काम करेंगे। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं गाइस आपके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, UK, कनाडा एंड इटली।
ये क्या है गाइज, ये वो कंट्रीज अपने जिनको, इन्हीं कंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो इन्हीं कंट्रीज ने इसको जो है वो जन्म दिया हुआ है, इसी को फॉर्म जो है वो किया हुआ है पर्टिकुलरली एक एरिया में, ठीक है। सो इसको अपने ग्रुप 7 को ध्यान से देखना है कि ग्रुप 7 में कौन कौन से मेंबर है आपके, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितने इसके, 1 2 3 4 5 मेंबर है। कितने मेंबर हैं आप इसके, 5 मेंबर हैं मेजर। कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, कनाडा एंड इटली, ये इसके मेजर जो है वो कौन है आपके मेंबर्स हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, तो नेक्स्ट हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए, नेक्स्ट आ रहा है आपका एक और ग्रुप आ रहा है, दैट इज ग्रुप ऑफ 15, ठीक है। ग्रुप ऑफ 15 या जिसको हम लोग G15 के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 15 की अगर बात की जाए गाइस, तो इसको बनाया गया था 1989 में, इसको फॉर्म किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अगेन वही आया, टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग नेशन। हाँ, ये चीज इसमें याद रखने वाली है। बेसिकली जो ग्रुप आपका G15 है, ये क्या है, किसका ग्रुप है ये, बेसिकली ये डेवलपिंग नेशन का जो है वो आपका नेशन। गाइस अगर बात की जाए 1950 से लेकर आगे जो कंट्रीज इंडिपेंडेंस जिन्होंने हासिल की है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डेवलपिंग नेशन या थर्ड वर्ल्ड कहते हैं हम उसको, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है कि G15 इज द ग्रुप ऑफ विच कंट्रीज, डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, है ना, ऐसे पूछा जाता है, तो आपने याद क्या रखना है कि ग्रुप 15 जो है उसको फॉर्म किया गया है 1989 में। और वो बेसिकली क्या है, डेवलपिंग नेशन के एक जो है ग्रुप है, डेवलपिंग जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उनका ये ग्रुप है। और वो बात करते हैं खुद के इकोनॉमिक कॉपरेशन की, क्या हम लोग इकोनॉमी को लेकर आपस में कॉपरेट जो है वो करेंगे। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके, 17 मेंबर्स, 17 मेंबर्स जो हैं वो आपके ग्रुप ऑफ 15 में पाए जाते हैं। उसके बाद गाइस आ रहा है आपका G20 या ग्रुप ऑफ 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से भी, इन ग्रुप्स में से तो गाइस क्वेश्चन होता ही होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1999 में आपका G20 बना हुआ है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फिर से वही है, कोऑपरेशन करना है एंड कंसल्टेशन करना ऑन मैटर्स ऑफ पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसी को लेकर जो है ये जो है कोऑपरेशन में काम करते हैं। G20 में अगेन इसमें कितने मेंबर हैं आपके, इसमें आपके 20 मेंबर्स हैं, ठीक है, 20 मेंबर हैं इसमें। ग्रुप 77, ठीक है, ग्रुप 77 या G77 भी आप कहते हैं। ग्रुप 77 जो है या G77 जो है, इसको बनाया गया है अक्टूबर 1967 में इसको बनाया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग नेशन। ये भी डेवलपिंग नेशन क्या जो है वो क्या करना है, इन्होंने खुद के डेवलपमेंट जो है वो करवानी है, किसमें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इन्होंने हमें मतलब कहा कि हम लोग इकोनॉमिक जो है वो कॉपरेशन में काम करेंगे। और इसमें मेंबर्स की बात की जाए गाइस तो इसमें नियर अबाउट 134 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। समझ आ गई ये G20। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं ये ग्रुप 8 जो है, ग्रुप 7 जो है, ग्रुप 20 है, ग्रुप 70 है, ग्रुप 77 है, इनको ध्यान से देखिएगा किसका ग्रुप है ये, डेवलपिंग नेशन का कौन सा है, डेवलप्ड नेशन का कौन सा है, कौन सी क्या बात कर रहा है, ठीक है। और इनके जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर दिया गया है। उसके बाद आता है गाइज आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, ठीक है। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी, ठीक है। इस मूवमेंट को चलाया गया था एस्टेब्लिश्ड इन 1928 में। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमैनिटेरियन है उनको हमें एड देनी है। दुनिया भर में जितने लोग, जिन लोगों को कभी डिजास्टर आ जाता है, कभी कुछ भी आ जाता है, तो ये सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये वहां पर जाती है, फ्री एड जो है वो लोगों को देती है गाइस। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है गाइस, इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेविया में, ठीक है। जो आपकी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, और जो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपने मेंबर्स याद रखने हैं। साथ ही साथ आपने देखना है कि ये कौन सी कंट्री का जो है वो बना हुआ है। मतलब डेवलपिंग नेशन ज्यादातर पूछते हैं कि डेवलपिंग नेशन की तरफ से बनाया गया कौन सा जो है वो ग्रुप है। जैसे आपको यहां पर मैंने बताया ना कि ये डेवलपिंग नेशन का, तो आपको पेपर में ऐसा दे सकता है कि विच ग्रुप इज मेड अप ऑफ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन की तरफ से बनाया गया जो ग्रुप है वो कौन सा है, G15 है, G20 है, G77 है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए गाइस,
गाइस, ठीक है। तो अप्रोच जो है आपकी स्टडी की वो ड्यूल होनी चाहिए, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे आपसे आंसर देकर जो भी पूछ रहा है, आपके आंसर में ही आपका क्वेश्चन छुपा है और आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है ऑब्जेक्टिव टाइप में। यही सबसे बड़ी खासियत है गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट जो आ रहा है गाइस, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है यूरोपियन यूनियन को। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन को बनाया गया है 8 अप्रैल 1965 को गाइस, ठीक है। इसकी डेट ऑफ जो है याद रखिएगा एस्टेब्लिशमेंट को। ये इफेक्टिव कब से हुआ, इसने काम करना कब से स्टार्ट किया, 1 जुलाई 1967 के बाद, अपने बनने के 2 साल बाद जो है इसने ऑफिशियली जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव में इसने ये किया था कि इन्होंने कहा कि हम यूरोप को यूनाइट करेंगे। देखिए गाइस, जिस तरीके से आपका कोल्ड वॉर एरा जब हम देखते हैं, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा जो हम देखते हैं, कोल्ड वॉर एरा हम देखते हैं 1945 टू 1991। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इस 45 साल के गैप को हम लोग कहते हैं आपका कोल्ड वॉर एरा। क्या था, कोल्ड वॉर एरा। इस टाइम पर क्या है, पूरी दुनिया जो है आपकी वो डिवाइड हो गई थी। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था आपका यूएसएसआर, ठीक है। अब यूरोप जो है, ये जो डिवीजन थी वर्ल्ड की, ये सबसे पहले कहां पर हुई थी, यूरोप में हुई थी। और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज अब डर रही थी कि अगर इन नियर फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो हम कंट्रीज तो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, ये इन दोनों सुपर पावर्स के जो बनाए गए ग्रुप्स थे उनसे आउट होना चाहते थे और मतलब अपनी डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहते थे। इसी के मद्देनजर रखते हुए ही यूरोपियन यूनियन जो है उसको फॉर्म किया गया आपका 65 में। देखिए इधर ही आ रहा है ना, ये इसी के बीच में आ रहा है। तो इसी डर के मारे कि कहीं दुनिया खत्म ना हो जाए वर्ल्ड वॉर में, हमें क्या पड़ी है, दुश्मनी है यूएसए और यूएसएसआर की, हम क्यों लड़े आपस में। तो इसी बात को रखते हुए इन्होंने क्या कर दिया, यूरोपियन यूनियन को जो है वो फॉर्म कर दिया। मैंने आपको बताया कि यूरोप जो था उसके 2 हिस्से हो गए थे। ईस्ट यूरोप, एक तरफ था यूएसए स्पॉन्सर कर रहा था, एक तरफ यूएसएसआर स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन इन कंट्रीज ने लेटर ऑन समझ लिया कि भाई अगर वॉर हुई तो ये सुपर पावर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारा जो है वो खात्मा कर देंगे। इसी ध्यान में रखते हुए इन्होंने यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया। गाइस इसका स्टोरी को याद रखिएगा, ठीक है। इन विच मेंबर कंट्री जो है वुड हैव सच अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बॉन्ड्स दैट वॉर वुड सीज टू बी रिक्यूरिंग फैक्ट। देखिए वॉर का कंसेप्ट यहां पर आ रहा है कि इन्होंने कहा कि जितने भी ये यूरोपियन यूनियन जो है, इन्होंने कहा था कि हम लोग यूनाइट करेंगे यूरोप को, इन विच जिसमें के मेंबर कंट्री जो हैं वुड हैव सच अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बॉन्ड्स उनके बीच में रहेंगे। वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली खुद को जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। दैट वॉर वुड सीज टू बी रिक्यूरिंग फैक्ट। जैसे कि उन्होंने देखा कि वॉर, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें किस तरीके से जो है बड़े बड़े एम्पायर खत्म हो गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि कहीं हम भी खत्म ना हो जाएं। इसी को चलते उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अलग हो जाएंगे सुपर पावर से, वो लोग लड़ते रहे आपस में, हम लोग अपना ग्रुप एक फॉर्म करेंगे जिसमें हम आपस की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए गाइस, तो इसके मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 27 है, लेकिन यूके ने इसमें से विड्रॉल कर दिया है इन 2016, ठीक है, आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूनाइट। पहले इसमें 28 थे, अब 27 रह गए क्योंकि यूके ने खुद को इसमें से आउट करवा दिया है। यूके ने खुद को इसमें से आउट करवा दिया कब, 2016। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, इसको भी याद रखना है, ठीक है, क्यों आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से कंट्री ने जो है वो यूरोपियन यूनियन से खुद को एग्जिट किया हुआ है। तो वो कौन सा आपका, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको कहा जाता है। हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो इसका बर्लिस बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बर्सलस बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका, आपका यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। और इस यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2012 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, इसको भी याद रखिएगा कि किस यूनियन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था 2012 में। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन को उनकी जिस तरीके का वर्क रहा है उसको जो है उस वर्क को मद्देनजर रखते हुए इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2012 में गाइस, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है गाइस आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है आपका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नाटो भी कहते हैं। गाइस एक बात याद रखना, ये नाटो कुछ नहीं है। नाटो क्या है, बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप है।
मिलिट्री ग्रुप है ये। क्या है ये एक मिलिट्री ग्रुप है जिसको फॉर्म किया गया था बेसिकली किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, ठीक है। जैसे यूएसए ने खाली नाटो नहीं, नाटो, सेंटो, है ना, ये सेंटो, सीटो जो है ये मिलिट्री ग्रुप जो है पूरे वर्ल्ड में बनाए हुए थे, ठीक है। ये ग्रुप क्या है, मिलिट्री ग्रुप बाय यूएसए। बदले में मैंने आपको बताया कि वॉर जब चल रही है, कोल्ड वॉर जब चल रही है, एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर है, तो इन्होंने दोनों ने मिलिट्री ग्रुप फॉर्म किए थे। यूएसएसआर की तरफ से बनाया गया ये ग्रुप था और रशिया की तरफ से बनाया गया ग्रुप का नाम था वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, ठीक है। वार्सा पैक्ट क्या था, इसका मिलिट्री ग्रुप था। तो ये कहते थे कि हमारे मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करो। इसी के चलते तो जो आपका यूरोपियन यूनियन भी फॉर्म होने कहा कि हम क्यों ज्वाइन करें तुम्हारे मिलिट्री को। तो बेसिकली जो आपका नाटो है ये क्या है, एक मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप है ये आपका। इसकी जो इसकी बनाओ, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो अप्रैल 4 1949 में इसको बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूचुअल डिफेंस एंड कॉपरेशन। इसने कहा कि जितने भी बंदे इसमें रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल डिफेंस भी, हम आपस में मिलकर एक दूसरे का डिफेंस भी करेंगे और कॉपरेशन में काम भी करेंगे। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो ब्रसेल्स, अगेन इसके ब्रसेल्स में जो है इसके हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद गाइस एक और इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ये क्या है, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF भी कहा जाता है। तो पेपर में ये बहुत बार पूछा भी गया है, फाइनेंस के लास्ट ईयर के पेपर में भी ये पूछा गया था कि व्हाट डज WWF स्टैंड्स फॉर। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो इसको बनाया गया है सितंबर 11 1961 में इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेव द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जैसे आप देखते हो कि आजकल हमारी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, कुछ रेडिएशंस की वजह से, कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। तो उसी एक्सटिंक्ट से उनको बचाने के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं गाइस, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद क्या रखना है, वो है इसका सिंबल। पेपर में इसका कभी पूछा जाता है कि जो WWF है उसका सिंबल क्या है, तो उसका याद रखेगा, उसका पांडा जो है उसका सिंबल है। क्या है गाइस, उसका पांडा जो है उसका जो है वो सिंबल है ऑफ WWF का गाइस। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि WWF का सिंबल क्या है, तो उसका आपने याद रखना है कि जो पांडा है, जो यहाँ पर क्यूट सा ये पांडा दिख रहा है, यही आपका सिंबल है WWF का गाइस, ठीक है। आई होप कि ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है गाइस। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई इसमें ज्यादा मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें इसमें लिखी गई हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी जो है वो नहीं लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका एक और इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है जिसको हम लोग जानते हैं सार्क के नाम से। किस नाम से, सार्क के नाम से। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या है गाइज, सार्क, ठीक है, सार्क। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेशन भी कहा जाता है इसको। ऑर्गेनाइजेशन कह दीजिए या कॉपरेशन कह दीजिए, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेशन भी कहा जाता है। सार्क काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, सार्क में से हर पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सार्क की अगर मैं बात करूं तो इसको बनाया गया है दिसंबर 8 1985 में, 1985 के दशक में जो है इसको बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस इसको बनाने का, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव, चलिए बाद में समझते हैं, पहले इसमें मेंबर्स देखते हैं। मेंबर्स की बात की तो इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है एंड अफगानिस्तान है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के जो इधर पे कंट्रीज हैं, श्रीलंका वो भी इसका हिस्सा है, बांग्लादेश इसका हिस्सा है, नेपाल इसका हिस्सा है, पाकिस्तान इसका हिस्सा है ना, मालदीव्स इसका हिस्सा है, और क्या अफगानिस्तान जो इधर है वो भी इसका हिस्सा है ना, और आपके मालदीव्स, इंडिया, भूटान वगैरह सारे इसका हिस्सा है। तो देखिए इन कंट्रीज ने, जो एशिया कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज ने खुद को जोड़कर जो है एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, और उस ग्रुप का नाम इन्होंने क्या रख दिया, सार्क रख दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम, जैसे इस एरिया की प्रॉब्लम देखी जाए तो पॉवर्टी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, टेररिज्म यहाँ का सबसे बड़ा इशू है,
ठीक है, ये थ्रेट्स हैं हमारे लिए। तो इन थ्रेट्स को खुद कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? यूएन के भरोसे पर रहेंगे तो यूएन तो जब करना होगा यूएन को तब करेगा। तो हम यूएन के भरोसे नहीं ना बैठ सकते। तो यूएन के भरोसे ना बैठना और फिर आपस में सोचकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना, और उस ऑर्गेनाइजेशन, आप देखो जब इन कंट्रीज का आपको समझ आ गया कि ये लोग यूएन के भरोसे नहीं बैठेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये प्रमोट करेंगे खुद की इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन को। ये लोग क्या कहेंगे कि हम लोग जो है वो क्या काम करेंगे, आपस में मिलकर जो है एक दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करेंगे, सोशल जो है सिस्टम को बढ़ाने की बात करेंगे, एंड कल्चरल कोऑपरेशन की जो है वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, ये बात जो है इन्होंने इसमें कही थी। इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो काठमांडू में जो है गाइस इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स रहते हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल 4 पॉइंट याद रखने हैं आपने। कब बना, किस लिए बना, तो आपको पता है। कौन कौन है इसमें, ये आपको पता है। इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाइना को छोड़कर बाकी सारे इसका पार्ट हैं गाइस। चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ आपके किसका, आपके सार्क का। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइस? काठमांडू में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओपेक, ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं और दुनिया को पेट्रोल देती हैं। इन्होंने भी खुद को जोड़कर जो है उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कंट्रोल कैसे करना है, हम लोग सब एक जैसे हैं, हम तेल देते हैं दुनिया को, तो हम किस तरीके से मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं जो क्या करेगा। देखिए, इसको बनाया गया था सितंबर 1959 में, इसको बनाया गया है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? अटेम्प्ट्स टू सेट द वर्ल्ड प्राइसेस बाय कंट्रोलिंग ऑयल प्रोडक्शन एंड आल्सो परस्यूज मेंबर्स इंटरेस्टिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि हम जितने भी इस ओपेक में जितने भी बंदे रहेंगे, हम ओपेक वाले बंदे क्या करेंगे? फिक्स रेट रखेंगे ऑयल का। जब बढ़ाना होगा तो सब बढ़ाएंगे, घटाना होगा तो सब घटाएंगे, जिससे क्या होगा? स्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में इस चीज को लेकर। ठीक है, ये भी इनका एक अच्छा इनिशिएटिव था। अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी पूरा होगा और हर चीज जो है इनकी पूरी होगी इस चीज से। इसमें तकरीबन 24 कंट्रीज आती हैं गाइस आपकी। ठीक है, और वो 14 कंट्रीज है इसमें। और मेजर वाली कौन कौन सी है? अल्जीरिया, इडूसर, गबन, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, लीबिया, यूएई, कुवैत, एंगोला, वेनेजुला एंड इक्विटोरियल गिनिया जो हैं वो इसका मेजर पार्ट है गाइस। ये मेजर कंट्रीज हैं, और भी कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन ये मेजर कंट्रीज हैं। इनके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो विनिया ऑस्ट्रेलिया में जो है इनके क्या है गाइस? इनका हेडक्वार्टर है। कहां पर? विनिया, ऑस्ट्रिया गाइस। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया कह रहा हूं मैं गाइस, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रिया कह रहा हूं मैं, इसका हेडक्वार्टर है गाइस। ठीक है, तो ये थे गाइस आपके क्या, जो हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखी। इस वीडियो में आपका जितना भी पोर्शन रहता है, इसमें हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जितनी भी रीजन वाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जो पर्टिकुलरली किसी एक रीजन में काम करती हैं, उनको हमने देखा। तो गाइस, जितनी भी वीडियोस अभी तक आपको मिली हैं, उनके एमसीक्यूज भी आपको साथ साथ में मिले हैं, एंड आई होप कि वो चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। बिल्कुल भी नहीं घबराना गाइस, इतना भी आप कर लोगे, ठीक है। बाकी भी आप चीजें जो है वो, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इन चीजों को ध्यान से देखोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, एक ही अप्रोच लेकर जो है वो चलते हैं कि जो हमने बताया भाई वही होगा। हो सकता है जो हमने आपसे आंसर में दिया हो वो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में पूछा हो, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो जब भी पढ़ो तो आपकी अप्रोच डबल होनी चाहिए। क्वेश्चन में भी आंसर होता है और आंसर में भी क्वेश्चन होता है कभी कभी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे गाइज। इसमें हमने तमाम जितनी भी मेरी 2 या 3 4 वीडियो जितनी भी आप तक पहुंची हैं, जिसमें हमने तकरीबन सारा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो खत्म कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट गाइज, हम लोग अब इंडियन कल्चर या जो आपका रहता है कल्चर और डांसेस वगैरह जो भी इंडिया के हैं, उनको हम लोग कवर अप करने की बात करेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग फिर से अगेन आपका इंडियन सोशल मूवमेंट और ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत जल्दी ही हमारी वो वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पर ही हम लोग ये चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो हैं वो जो हमारा ऐप है उधर जाइए, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वहां पर फ्री में मॉक टेस्ट दीजिए गाइस। कोई भी आपसे पैसा जो है वो चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है। वहां पर देखिए आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना जो है वो आ रहा है। वहां पर अपने जो है प्रिपरेशन को वहां पर चेक कीजिए जाकर, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम लोग जो आज का टॉपिक हमारा था उसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो अगली वीडियो हमारी रहेगी। और उसके साथ ही हमारा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म हो जाता है, ठीक है गाइस। फॉर फर्दर अपडेट्स गाइस आपको स्टे ट्यून रहना है JK
जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। तब तक के लिए गाइज कीप स्टडिंग, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच गाइज।